गए हैं उनका नुकसान कर रहे हैं, सीधी बात है। एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम आजमगढ़ फ्रॉम दी समाजवादी पार्टी अशोक यादव साहब। अशोक यादव साहब नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। हाउ आर यू? फाइन सर, बढ़िया। तो सर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी को आपने जिता दिया, निरहुआ साहब को आपने हरवा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक लिया जैसे कि वादा किया गया था कि आप रोकेंगे। महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा था वो मतलब नष्ट भ्रष्ट कर दिया आपने। अब आगे क्या सर? अब आप बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा था वो एक झूठा प्रोपेगेंडा वाला नारा था, जनता का नारा नहीं था। जनता तो 400 हार का नारा लगा रही थी। वो मोदी जी को इको इफेक्ट हो रहा था, वो उनको 400 पार सुनाई दे रहा था, लेकिन जनता जिस तरह से परेशान थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता जो कि योगी जी का शासन 8 साल से यहाँ पे है। और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के युवाओं का और छात्रों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो चुका है। तो इस तरह से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से आंदोलित थी कि मोदी जी के रथ को रोकना है। और उसी क्रम में हम लोगों ने लगातार जनता के बीच जनसंपर्क बनाए रहे, लोगों से उनकी समस्याओं को शेयर करते रहे, उनके दुख को अपना दुख समझ के उनके बीच हम लोग लगातार बने रहे। तो हम लोगों को ये चीज़ का फीडबैक लगातार मिल भी रहा था कि ये जो नारा है ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वारफेयर था कि ताकि विपक्ष के लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दें ताकि ये लोग हतोत्साहित हो जाएं। यही साइकोलॉजिकल वारफेयर आप देखेंगे कि एग्जिट पोल में भी मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया। वो तो असल में वो तो हास्यास्पद था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जी हास्यास्पद था। वो तो अपनी खिल्ली उड़ाने वाली बात करी सब लोगों ने। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अशोक यादव साहब, जो आपने बात करी वो बहुत ही गंभीर बात है। सर, नीट का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, लाखों बच्चे जो हैं आज की तारीख में त्रस्त हैं इससे, और लाखों बच्चों के साथ करोड़ों उनके जो माँ बाप हैं, घर वाले हैं, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जो सब खड़े होकर के सुबह सुबह बच्चे को उठा करके मतलब उसको पढ़ाई कराते थे, कोचिंग क्लासेस में भेजा करते थे। मतलब परिवार के परिवार त्रस्त हैं आज की तारीख में। चलिए चलो गवर्नमेंट को यू गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि भाई आप इन्वॉल्व नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए मैं ये नहीं कहता कि इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा सरकार की कोऑपरेशन के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगला जो एग्जाम होगा उसमें बच्चों को कन्विंस कैसे किया जाएगा कि ये जो है ये असल में ठीक ठाक तरीके से हो रहा है, इसमें कुछ धांधली नहीं है? अशोक यादव जी, देखिए, इसका कोई तरीका नहीं है कि बच्चों को कन्विंस ये लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हिस्ट्री रही है वो हिस्ट्री यही बता रही है कि बच्चों को लगातार ये लोग कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ धोखा भी हुआ है। और धोखा देखिए, जब तक आपने जो कहा ना, जब तक सिस्टम और जो एजेंसीज हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उन एजेंसियों के साथ जब तक कोई गठजोड़ नहीं होगा सत्ता के लोगों का, तब तक पेपर लीक पर पेपर लीक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यूपी में तो लगातार हमें लगता है कि दर्जनों बार से ऊपर पेपर लीक हो गए। तो बिना मतलब आपस में जो गवर्नमेंट बनती है ना, कोएलिशन की गवर्नमेंट, तो गठबंधन की सरकार एक अलग चल रही है यहाँ पे, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है। ये सरकार जो है बीजेपी की, ये पैरेलल इकोनॉमी हर गलत काम में खड़ी कर लेती है। आप देखें, वो कोविड काल में एक कोविड की समानांतर एक इकोनॉमी देश में खड़ा कर लिया इन्होंने। इसमें प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष होते हुए भी पीएम केयर फंड बना दिया। आपने देखा होगा किस तरह से वेंटिलेटर्स फर्जी, मतलब गलत वेंटिलेटर्स का निर्माण कराया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो कोरोना वैक्सीन है ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगवाऊंगा। तो उस समय तो बड़ी खिल्ली उड़ाई गई, भैया ये वैक्सीन पे किसी भाजपा और कांग्रेस का क्या मतलब। लेकिन आज अल्टीमेटली जो इसकी सहयोगी कंपनी है भारत सीरम की एस्ट्राजेनिका, उसने ब्रिटेन के कोर्ट में एक्सेप्ट किया ना कि हाँ, हमारे वैक्सीन से लोगों के मतलब ब्लॉकेज हो रहे हैं, क्लॉटिंग हो रही है। सर हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, सर लिवर डिस्फंक्शन, हाई ब्लड शुगर, nervous breakdowns and even strokes. People are getting paralyzed because of that vaccine. Absolutely true. ब्लड क्लॉटिंग होगा सर ना, तो हर जगह जो भी मोड्स के फंक्शन में मरीज जा सकता है, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, इस तरह की बहुत सारी केसेस आई हैं। आपने देखा होगा कि प्रीमेच्योर एज में 12 साल 13 साल 18 साल 20 साल के लोगों में हार्ट अटैक्स इस तरह से नहीं होता था।
लेकिन ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है आफ्टर कोविड। तो ये सारी चीजें एक पैरेलल इकोनॉमी उन्होंने कोविड के साथ साथ पेपर लीक इकोनॉमी भी खड़ी किया उन्होंने। और पेपर यहाँ लीक पर आपसे इकोनॉमी पूछना ऐसा चाहता नहीं हूं। कि करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का मामला है, इसमें अरबों रुपए का मामला है। अरबों रुपए का मामला मानता हूं मैं, लेकिन यहां पे आपसे जी। एक और बात पूछना चाहता हूं मैं, क्योंकि अभी देखिए पार्लियामेंट शुरू होगा। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, इन सब लोगों ने पहले से ही कहा है कि मणिपुर का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, नीट स्कैम का मामला हो, हम इस पर सरकार को घेरेंगे। और रेलवे में जो एक्सीडेंट हुए हैं, या आपसे जानना चाहता हूं अशोक यादव साहब, आप पॉलिटिक्स में इतने सालों से, आप मुझे बताइए आज तक कभी ऐसा हुआ है? बालासोर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद ना जाने कितने और रेलवे एक्सीडेंट हो गए, उसके बाद अभी सिलीगुड़ी में एक्सीडेंट हुआ, रेलवे मंत्री साहब ने मतलब क्या बोले उसको, एक उनकी शक्ल पे शिकन तक नहीं दिख रही है। वही चीज धर्मेंद्र प्रधान साहब के ऊपर है, उनकी शक्ल पे नीट स्कैम हो गया, वो 3 दिन पहले तक कह रहे थे कोई स्कैम है ही नहीं। ये क्या है? आपको याद होगा 2020 का प्रकरण, जब वहां पे चाइना बॉर्डर पे जो हमारे गलवान घाटी में लगभग 2-3 से 3 दर्जन हमारे लगभग 20 या 22 जवान शहीद हुए थे जी। उस समय, उसके पहले, जस्ट उसके पहले 1 या 2 दिन पहले जब मीडिया में खबर ब्रेक हुई थी कि चाइनीज इनकर्सन हो रहा है, चाइनीज घुसपैठ हो रहा है, तो माननीय मोदी जी ने बड़े दहाड़ते हुए टीवी बोला था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं है। तो ये लोग इसी तरह से दुस्साहस इनका इतना होता है कि किसी भी सही चीज को गलत ढंग से पेश करते हैं, और उसके ऊपर इनको लगता है कि हमारे पास जनता का अपार मैंडेट है, इसलिए हम कुछ भी बोल जाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता ने ये दिखाया है, जो इनके सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी के भी पैरों के नीचे से काशी की जनता ने जमीन खींच लिया है। और आपको याद होगा 4,79,000 से माननीय मोदी जी पिछले 2019 के चुनाव में जीते थे, इस बार 1,52,000 से जीते, मतलब 3,27,000 लोगों ने उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको रिजेक्ट करने का काम बड़ा अशोक यादव जी, मोदी जी का कहना है हमने विरासत को भी संवारा है, बचाया है और विकसित भारत के सपने भी देखे हैं। आज इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, उनका कहना है कि 8.2 के आसपास, उनका खुद का कहना है। वर्ल्ड इंटर रेटिंग एजेंसीज कह रहा है वी आर गोइंग एट 7.2, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। बोले हमने भारत को उस फास्ट ट्रैक पर लेके गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और विरासत भी बचाए। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद पुनर्जीवित कर दिया है, उससे पहले अयोध्या 500 साल। तो विरासत को भी संवारा है, विकसित भारत के सपने भी एक्शन में इंप्लीमेंट किए। यादव जी, अशोक यादव जी, देखिए माननीय मोदी जी की जो बातें होती हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसके पीछे जो चीज वो नहीं कहते हैं, वो चीज सबसे पहले उभर के हम लोग खोज के लाते हैं। अभी जो आपने कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, आप ये बताइए 2014 तक इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज हो गया, मतलब 4 टाइम्स मोर कर्ज हिंदुस्तान के ऊपर। तो अगर कोई बहुत तेज ग्रो कर रहा है तो उसके जो पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम क्या हिंदुस्तान की 156 शायद रैंक पे हम लोग हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा क्या रैंकिंग है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शायद हम 111 111वें नंबर पे हैं। तो ये सारी जो रेटिंग्स हैं, जो सारी जो इंटरनेशनल एजेंसियों की रेटिंग्स हैं, ये हमारे देश की कहानी कुछ और कर रहे हैं, और माननीय मोदी जी कुछ और कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो आपने अयोध्या वाला प्रकरण कहा, तो जैसे बारिश में होता है कि पेड़ की जो गंदगी धुल जाती है, इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो बारिश के पानी में घुल के नीचे आ जाते हैं, जो मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है इन्वायरमेंट। लेकिन बारिश ने अयोध्या में पाप करने वालों को सामने ला दिया। आप देखिए भगवान राम मंदिर जहां पे विराजमान है, जहां भगवान राम विराजमान है, रामलला विराजमान है, वहीं के गुंबद से पानी चू रहा है, टपक रहा है। ये बहुत बड़ा मामला है। अभी नया मंदिर बना, रामलला जहां विराजमान है वहां पानी टपक रहा है। आप सादतगंज से जो नया घाट का रोड है, जो राम घाट जिसको कहते हैं, वो रास्ता करोड़ों रुपए लगा के बना था, अभी 2-4 महीने पहले पूरा धंस गया। और रेलवे का जो बाउंड्री वाल थी वो भी उसी समय बनी थी, नया उसका रंग रोगन करके नया सब बनाया गया था, उसका भी उद्घाटन माननीय मोदी जी ने ही किया था। वो भी बाउंड्री पहली जो प्री मानसून रेन होती है, जो कि बहुत हल्का फुल्का कहीं से झोंका आ गया, वो झोंके को नहीं बर्दाश्त की। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम पे जो पाप किए थे, वो जनता आज देख रही है पूरे देश दुनिया की
लेकिन उसको अयोध्या की जनता बहुत पहले समझ गई थी, इसलिए उसने वहां से अयोध्या की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, दोनों लोगों को रिजेक्ट करने का काम किया। लेकिन तो अशोक CAA यादव की- जी ये बता दें, हार जीत होती रहती है। पिछली बार जी। समाजवादी पार्टी की सिर्फ 5 सीटें आई थी, 5 सीटें आई थी ना 2019 हाँ हाँ जी जी 19 में। में 5 सीटें आई थी। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, भाई जनता का फैसला है, मान्य है, ऐसी क्या बात जी। है। कभी जनता को ऊपर चढ़ा देती है, कभी नीचे ला देती है, ऐसी क्या बात है। इस बार जब अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार गई, लल्लू सिंह जी हार गए, तो वो जो बीजेपी सिंपथी वाले जितने भी हैंडल्स होते हैं, ट्विटर हैंडल्स वगैरह, अरे अयोध्या की जनता को क्या क्या बोल रहे हैं, गद्दार हैं, सारे जयचंद हैं, मोहम्मद घोरी से मिले हुए हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि श्री राम जो हैं वो बंदर और भालुओं को लेकर के गए लंका में, अगर इनको लेकर के जाते तो शायद ये रावण के साथ कुछ समझौता कर लेते। ये क्या है अशोक यादव साहब? देखिए खीज है, उनकी खीज है, जो उनके ट्रोलर्स होते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो अगर देखिए जब वो उनके मुखिया भगवान को बदल देते हैं, शुरुआत उन्होंने किया था माँ गंगा से, फिर भगवान राम से, फिर जय जगन्नाथ से, तो दुआओं के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते हैं ये लोग, अब खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं ये लोग। तो ये लोग जो लोग खुदा बदल देते हैं अपने हिसाब से, तो जनता को गाली देने में इनको कितना वक्त लगेगा। तो ये देखिए अयोध्या की जनता, मैं फिर वही कहूंगा, उसने देखा कि किस तरह से ये लोग भगवान राम के नाम पर लैंड स्कैम्स कर रहे हैं। और लैंड स्कैम्स कौन कर रहा है? ये राम मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए लोग और वहां का अयोध्या का मेयर, अयोध्या का विधायक, ये लोगों ने औने पौने दामों में जमीनें खरीदी और राम मंदिर ट्रस्ट को विद इन फ्यू मिनट्स कई गुना दामों में बढ़ा के बेची। ये तो पूरा स्कैम सबके सामने आया। करेक्ट। तो ये चीजें जनता को डाइजेस्ट नहीं हुई। जनता समझ रही है कि राम के नाम पर क्या लोग कर रहे हैं। सारे जो देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे रेड कारपेट बिछाने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल करने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी। अशोक यादव और जी, ये चीज मोदी जी, अखिलेश यादव जी ने कहा कि देश का पैगाम लेके मैं दिल्ली जा रहा हूं संविधान को बचाने के लिए। मोदी जी कल बोल रहे कि इमरजेंसी का जो 50th शायद 49th 50th होगा, जो सेलिब्रेट करते हैं, जो इमरजेंसी का ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी। मोदी जी का कहना है इमरजेंसी वाज अ ब्लॉक ऑन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉट था। और कल वो दिन है एंड जून 25, और अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े रहेंगे जो इमरजेंसी इंपोज किया था। मोदी जी विल नेवर, कहा जब तक मैं जिंदा हूं इमरजेंसी वाले ऐसे वरदान वापस कभी नहीं आएगा इस देश में। तो हाउ डू यू सी इट? एक पैराडॉक्स है कि कल इमरजेंसी का एक जून 25 लोग बोलेंगे और बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में, और अखिलेश यादव जी उन्हीं के साथ खड़े हैं जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। हाउ डू यू सी मोदी जी स्टेटमेंट? देखिए मोदी जी की बातों को देश की जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। यही मोदी जी थे जो कहा करते थे, ये देश नहीं बिकने दूंगा, मुझे कसम इस मिट्टी की। क्या हुआ? कुछ बचा क्या पब्लिक सेक्टर का? कुछ नहीं बचा। जो भी था औने पौने दामों में बेचा। फिर उसके बाद माननीय मोदी जी कहा करते थे मोदी की गारंटी। अभी अजीत पवार जी के प्रकरण के होने के पहले मध्य प्रदेश में एक रैली में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की मोदी गारंटी देता हूं। अब वही भ्रष्टाचारी जो पूरा देश दुनिया ने देखा, 70,000 करोड़ के अजीत पवार जिसको क्या क्या कहते थे लोग, उन्हीं को डिप्टी सीएम बना दिए। तो अब देश देखिए मोदी जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। आते आते मोदी जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे कभी कभी लगता है लोग कहते हैं। तो ये सारी बातें यही इसी तरह इशारा करती हैं कि मोदी जी के ऊपर उम्र का प्रभाव पड़ने लगा है। वो बोलना कुछ चाहते हैं या बोलना भी वही चाहते हैं या क्या चाहते हैं, इसका तो पता नहीं चलता है। लेकिन जहां तक इमरजेंसी इंपोज करने की बात वो कर रहे हैं, और अखिलेश जी के बारे में जो कर रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ हैं जो जिन लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाई। तो आप ये बताइए, देश में तो उस समय घोषित इमरजेंसी थी, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, लेकिन इस समय जो हालात हैं वो हालात कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। अगर कोई घोषित रूप से कोई चीज अगर होती है तो जनता उस चीज के हिसाब से अपने आप को कोऑर्डिनेट करती है कि हाँ ये चीज है देश में। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरी तरफ उसी डेमोक्रेसी का चीरहरण करने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़े थे।
आप 2014 को सीन आपको याद होगा, जब पार्लियामेंट में मोदी जी दंडवत गए थे, पार्लियामेंट के सामने जो नतमस्तक हुए थे, उसके बाद देश के लोगों को लगा कि आज अरसे बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम कर रहा है, वो भी दंडवत होकर के। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी मोदी जी से, लेकिन जो जो कारनामे उनके द्वारा किए गए, चाहे 2 मार्च 2023 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन पैनल में एलओपी रहेंगे, सीजेआई रहेंगे, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लेकिन उसमें से सीजेआई को रिप्लेस किया, वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, और उस वर्डिक्ट के बियॉन्ड जाकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वर्डिक्ट को पलटा और सीजेआई को रिप्लेस किया कैबिनेट मिनिस्टर से, ताकि वो उनके मातहत आए। तो ये सारी चीजें वो इसलिए करना चाहते थे कि चुनाव आयोग को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे, ताकि वो मुसलमान बोले, मंगलसूत्र बोले, भैंस बोले और न जाने क्या क्या बोले, चुनाव आयोग उनके ऊपर एक्शन न ले। और तो उसका अभी क्या होगा सर अशोक यादव जी, तो अभी क्या होगा? अभी भी मेजोरिटी तो है उनके पास, 294 सीटें हैं एनडीए के पास। तो जहां तक स्पीकर का सवाल है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है ना, अब तो सबसे ज्यादा अहम पोस्ट तो वो हो जाती है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, एक विश्लेषण आ रहा है कि हो सकता है कि अगली नजर चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें और नीतीश कुमार जी की 12 सीटों पर हो। ये तो पूरा देश कह रहा है, ये कुछ लोग नहीं, ये पूरा देश कह रहा है। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू जी का वो रोता हुआ चेहरा, जी याद, रो रहे थे वो, और वो रो के यही कह रहे थे कि इस तरह की चीजें किसी को ह्यूमिलिएट करना उचित नहीं है। और आज चंद्रबाबू नायडू साहब अगर गए, उनके पार्टी को भी तोड़ा था इन लोगों ने, उनके सांसदों को भी तोड़ा था जी मोदी जी ने। और नीतीश कुमार जी के साथ क्या क्या इन्होंने किया, आरसीपी सिंह को तोड़ लिया। नीतीश कुमार जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास लगभग 125 या 26 विधायक हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल छोटी पार्टी थी बिहार में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नीतीश कुमार छोटे होते गए, बीजेपी बड़ी होती गई, और आज ये आलम है कि 42 या 43 विधायक उनके पास बचे हैं। तो ये तो नीतीश कुमार जी को सोचना है, नायडू साहब को सोचना है कि जिसके साथ वो हैं वो किस टाइप के लोग हैं। वो तो ऐसे लोग हैं कि धीरे 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 जो अजगर होता है वो इनगल्फ करता रहता, निगलता रहता है, उसी तरह के लोग हैं ये लोग। आज नहीं तो कल उनके पार्टी को तोड़ के, चाहे पैसे से, चाहे ईडी से, चाहे मंत्रिमंडल में, जैसे भी होगा आज देखेंगे। अगर ये लोग नहीं सचेत होंगे तो पूरा हम नहीं कर रहे, हम तो विपक्ष में है, इस देश की जनता कर रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर अशोक यादव जी, परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद हमको जनादेश मिला है, परफॉर्मेंस के आधार पर। थर्ड टर्म आफ्टर 60 इयर्स। मोदी जी के कहना, मोदी जी कह रहे हैं कि संकल्प से सिद्धि तक जो भी संकल्प किया उसको प्राप्त किया। सच्चा उच्चतम उदाहरण आर्टिकल 370, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया था, मोदी जी ने वो सिद्ध करके दिखा दिया। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में 2 एम्स 2 आ गया, 7 न्यू मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेजेस खोले, यानी 2 कैंसर इंस्टीट्यूट। एक पूरा आंकड़ा दिया है कि डेवलपमेंट किस रफ्तार से कश्मीर में हुआ। तो संकल्प जो करते हैं वो पूर्ण भी करते हैं मोदी जी, इसलिए लोगों ने काम के बल पर थर्ड टाइम नेहरू जी के बराबर लाके बिठा दिया है मोदी जी को। देखिए ऐसा है, जो संकल्प की बात वो कर रहे हैं, जो जनादेश की बात वो कर रहे हैं, वो बेमानी बात है। जनादेश किसको कहते हैं? न तो उनको जनादेश मिला है, न तो नंबर मिला है, दोनों चीजें नहीं मिली है। नंबर गेम में भी ये पीछे हैं और जनादेश में भी पीछे हैं। आप 3.25 लाख उनके क्षेत्र की जनता ने उनको जनादेश दिया कि रिजेक्ट किया है? तो जनादेश की परिभाषा अपने हिसाब से करते रहते हो कि जनता ने हमें जनादेश दिया। अरे जनादेश तो कहते जब 272 के आप पार हो जाते तो हम लोग मानते कि आपको जनादेश मिला है और आपको नंबर भी मिला है। इस सरकार जनादेश न खो चुकी है, बहुमत खो चुकी है, और वो बैसाखी पे जब तक चल रही है तब तक चल रही है। बहुत दिनों तक चलना मुझे लगता है, या जनता को भी लगता है कि बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मोदी जी की जो नेचर है, यूनिलेटरल नेचर उनका है, वो बायलेटरल नहीं है। तो वो अपना जो भी डिक्टेटरशिप वाला रवैया उसी हिसाब से जब हाकेंगे तो ये आज नहीं तो कल नीतीश नायडू जी के छटकेंगे वहां से। इसके अलावा जो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात किया कि उन्होंने ये चीज किया कि एक देश एक विधान एक निशान, क्या क्या बातें करते हैं लोग। आप बताइए, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहा था, जब पूरा देश चला रहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्ना साहब के पार्टी के साथ
मिल करके कश्मीर में सरकार चलाई थी। कश्मीर में नहीं ये सर, कैसे? नहीं कश्मीर जी? में नहीं। सर सिंध में और बंगाल में। हाँ, सिंध और बंगाल में जी। सरकारें चलाई। जी। तो ये कैसे लोग हैं? ये लोग कहते कुछ हैं, अपने आप कहेंगे देशभक्त हैं, और जाके उन्हीं जो देश को विभाजन करने में जो सबसे बड़ा योगदान था जिन्ना जी का, उन्हीं जिन्ना के साथ जाकर के इन्होंने सरकारें बनाई सिंध और बंगाल में। उन्हीं जिन्ना जी के मजार पे जाके अडवाणी साहब फूल चढ़ाए। तो ये सारी चीजें इन लोगों को देशभक्ति खाली नाम की है। अगर देखिए, देशभक्ति खाली भारत माता की जय बोलने से नहीं आ सकती। देशभक्ति आती है जब आप देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो माहौल है देश का, उसको बना के रखिए। देश हमारा जो है अनेकता में एकता के सिद्धांत को लेकर के चलता है, और जिस देश में डेमोक्रेसी इस तरह की चीजों को समेट कर नहीं चलती, गुलदस्ता बना के नहीं चलती है, उस देश के हालात आप देखिए क्या हैं। आज जिन देश में रियल में डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी है, उन देशों में देखिए डेवलपमेंट किस स्तर का है। लेकिन अगर आप मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जाएंगे, बहुलतावाद की तरफ जाएंगे, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करेंगे, तब कभी न कभी इस देश में ये माहौल आएगा कि भूखमरी के कगार पे लोग पहुंचेंगे श्रीलंका की तरह। तो देश की जनता इस चीज को भांप गई है, और वो जानती है ये लोग जुमलेबाजी, नारेबाजी, देशभक्ति, राम भक्ति, गंगा भक्ति और न जाने कौन कौन सी भक्ति दिखा दिखा के लोगों को बरगलाते आए हैं। और 10 सालों में झूठ बोलने के अलावा और लोगों को डाइवर्ट करने के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। आज आप देखिए 2014 में जो वादे किए थे, जो 2019 में वादे किए थे, उन वादों का क्या? उन वादों में तो अभी सर आप इन सब वादों के ऊपर और उसके अलावा जो अभी बात हुई, जैसे नीट स्कैम हो गया, अग्निवीर हो गया, रेलवे के एक्सीडेंट हो गए और मणिपुर हो गया, क्या इसके ऊपर आप सरकार को घेरेंगे? और सबसे बड़ी बात, प्राइस राइज, कीमतों के ऊपर। सर आज की तारीख में नौकरियां नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, ठीक है, आपका जीडीपी मैं कहता हूं अब 8.2% के बजाय 18.2% हो जाए, पर दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। वो ग्रोथ किस काम की जिससे लोगों की जेब में पैसा ना आए? नौकरियां कहां हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे पड़ोसी देशों से भी कम है। यह इंडिकेट करता है कि ग्रोथ किसकी हो रही है। ग्रोथ हो जो 15-16 उद्योगपति हैं, उन्हीं की ग्रोथ हो रही है, न कि हमारी आपकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि हमारे आपकी जेब में पैसे नहीं जा रहे तो हमारी ग्रोथ कहां से होगी? दूसरी बात जो आपने सवाल किया नीट को लेकर के, जो भी इस तरह की स्कैम्स हो रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 60 लाख पुलिस अभ्यर्थियों का जो पेपर लीक हुआ था, उस पे जिस दिन से पेपर लीक हुआ और आज तक उस पे सवाल खड़ा करते आए हैं और घेरते आए हैं। वो कहते थे कि 60 लाख अभ्यर्थी हैं, वो एक परिवार में 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संख्या हो जाएगी 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ लोग इसे सफर कर रहे हैं। 60 लाख बच्चों की बात नहीं है, उनके माँ बाप भी सफर कर रहे हैं। और जो 24 लाख नीट के छात्र हैं, सिर्फ 24 लाख नहीं, उनके माँ बाप को अगर जोड़ लिया जाए, ये भी लगभग 1 करोड़ की संख्या पहुंचती है। तो अगर मोटा मोटी इस देश में अब तक लगभग 3.5 करोड़ सिर्फ छात्रों का भविष्य अंधकार में हुआ है। आप किसी भी देश को देख लीजिए, उस देश की जो बैकबोन होती है, उस देश का जो भविष्य होता है, उसका युवा होता है, उसका छात्र होता है। लेकिन अब उस देश के छात्र युवाओं के हितों पे कुठाराघात होगा या उनके भविष्य को गर्त में ढकेला जाएगा, तो कहीं न कहीं आज नहीं तो कल देश भी अंधकार के घेरे में आएगा, देश का भविष्य भी अंधकार। अखिलेश यादव जी ने आज एक बहुत गंभीर चीज अपने ट्वीट में हाईलाइट कर दिया है, बल्कि हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके संबोधित किया कि हजारों करोड़पति देश छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं हम दुनिया में देश का डंका बजा रहे हैं। ये डेवलपमेंट का एक जो मॉडल मोदी जी, विकसित भारत का मॉडल लेके मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मोदी पॉलिसी है जो 8.2 ग्रोथ परसेंट लेके आए हैं। मोदी जी की पॉलिसी है जो वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहे हैं इस देश का। मगर अखिलेश जी जो ट्वीट करके आंकड़े दे रहे हैं कि बहुत हजारों करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक सत्य है। इस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, ये सब चीजें तो पब्लिक डोमेन में है, ये सब चीजें लिखा पढ़ी में है, ये सब चीजें आंकड़े में है। इसको न तो मोदी जी झुठला सकते हैं, न तो हम लोग झुठला सकते हैं, न तो आप झुठला सकते हैं। जो चीजें पब्लिक डोमेन में है उसको कोई नहीं झुठला सकता। और इस देश की हकीकत यही है कि 2014 से आज 2024 तक इस देश में पलायन करने वालों का संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। न सिर्फ करोड़पति बल्कि आम जनमानस भी कोशिश करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी इस देश से भागना चाहता है। और उसमें सबसे ज्यादा संख्या गुजरातियों की है। ये नया आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ।
आप देखेंगे कि फ्रांस में अभी हमें लगता है कि 1.5 साल हुआ, 1.5 या 2 साल हुआ, फ्रांस में एक पूरी प्लेन पकड़ी गई जिसमें लोग डंकी रूट से लोग विदेश भाग रहे थे। तो इसमें सबसे ज्यादा गुजराती थे उस प्लेन में। तो पूरा देश जान रहा है कि इस देश के क्या हालात हैं। अगर विकास किसी का हो रहा है तो चंद उद्योगपतियों का, अगर ऋण माफी किसी की हो रही 16 लाख करोड़ में तो चंद उद्योगपतियों की, अगर किसी का भविष्य सुनहरा है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले कुछ उद्योगपतियों का। भारतीय जनता पार्टी में अन्य नेताओं का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। हाँ, भविष्य सुरक्षित है जो मोदी जी को या अमित शाह जी को अपना भगवान मानते हैं, उनके यश में यश मिलाते हैं। लेकिन जो नेता भारतीय जनता पार्टी में कुछ अगर उनके अंदर ये भावना है नहीं ये चीज गलत हो रहा है, उनका भी भविष्य नहीं सुना रहा है, उनका भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। तमाम चीजें आप उत्तर प्रदेश में देखिए, तमाम उठा पटक मारपीट, रोज मारपीट हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप संगीत सोम देख लीजिए, संजीव बालियान देख लीजिए, यहाँ लल्लू सिंह का देख लीजिए प्रकरण, रोज मारपीट आई हो रही है। यहाँ जगदम्बिका पाल के लोकसभा क्षेत्र में 2 विधायकों में लड़ाई हो गई। तो ये सारी चीजें लग रही है कि जब जहाज डूबता है तो उसके सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो ये सारी स्थिति इसी तरफ इशारा कर रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज था वो जहाज अब डूबने वाला है और उसमें से कलबलाहट मची है कि कौन पहले भागेगा। अशोक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आजमगढ़ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव जी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। 36 के 37 सीटें लेकर के आए हैं वो। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाएंगे वो लोकसभा में, सरकार को घेरने में, और सरकार से बहुत अच्छे सवाल जो कि राष्ट्रीय विकास के लिए सवाल होंगे वो ज़रूर सरकार से पूछेंगे। उम्मीद हम यही कर सकते हैं। अशोक यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार। Well, you know, the Aam Aadmi Party, not the Aam Aadmi, the Samajwadi Party is going into the Lok Sabha with possibly the maximum number of seats it has ever had. After the Congress. Even earlier, Samajwadi Party, I think once had about 40 seats odd. And I think they're going in with the largest number of seats in the last 15 years. 37 seats is a huge, huge number. And that too from Uttar Pradesh, in the politically sensitive state of Uttar Pradesh, which is amazing, absolutely amazing. So that's an amazing achievement, electoral achievement, but I hope they're able to keep their flock together. And that the same thing goes for the Congress Party. 99 seats plus 2. So I hope, I hope in Parliament we'll have a concrete discussion. I hope It's Parliament. for fact. राहुल गांधी जी ने जो लिस्ट लेकर बैठा है कि और डिक्लेयर कर दिया ये लिस्ट में हम लोग घेरने वाले हैं, तो आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये सब जवाब देना पड़ेगा। स्पेशली जो आपने कहा मणिपुर से लेके ट्रेन एक्सीडेंट से लेके जम्मू कश्मीर टेरर से लेके प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, और मेन जो मुद्दा मोदी जी लेके आए थे यूएस, द फॉलिंग रूपी वर्सेस द यूएस डॉलर, that's unemployment. With the answer to that, by the way, as far as the BJP is concerned, the dollar has been steady at 83 rupees some paise for the last 3 But years. 2014 it was 65 rupees. Less than that, I think 59 or something. So इनफैक्ट मोदी जी ने ये कहा था बहुत जल्दी मेरी उम्र का हो जाएगा। Yes. लेट्स आस्क लक्ष्मण सौजी साहब, इस वक्त हमारे साथ है। लक्ष्मण सौजी साहब, जय सिया राम।